अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इकनॉमिक सर्वे 2021-22 जो है उसका आज इजरा कर दिया गया। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो इसकी कुछ चीज़ों को लेकर ये कहते कि हमने मईशत को जो है वो दुरुस्त सिमत में डाल दिया है, क्योंकि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन उनके फ़ायदे में जाती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 6% के लगभग रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो 29 अरब डॉलर के करीब रही हैं। जो पाकिस्तान का सनती शोबा है उसने भी एक अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखाई है, और उसमें भी जो शरह नमू है वो कोई 7.2% की रही है। लेकिन हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान का मसला हमेशा से रहा है कि जो आपका तजारती खसारा है वो आपको आकर मुतासर करता है, और इस मर्तबा भी दिखाई ये दे रहा है कि 45 अरब डॉलर का तो वो इस वक्त है। आगे बात जो की जा रही है वो कोई 75 से अरब डॉलर से ज़्यादा की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कोई 43 अरब डॉलर जो है वो चाहिए होंगे। अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रूनमा हुई, चूँकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो तवानाई की कीमतें हैं वो बढ़ गई, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक सियासी भूचाल आया हुआ था, और उस सियासी भूचाल का असर ज़ायल करने के लिए ये उस तरीके से बंदोबस्त नहीं किया गया, ना उन कीमतों को बढ़ाया गया, ना ये कि अगर आपने मैनेजमेंट करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, नहीं हुई, और अब आके उसके असरात जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये सिलसिला जो है ये अब अगला जो बजट आ रहा है 2022-23 का, उसके ऊपर इसके असरात जो हैं वो पड़ेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त वसाइल के हवाले से जो है वो मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 9.6 अरब डॉलर हैं, और ज़ाहिर है कि IMF के साथ मुआहिदा जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा सके, बल्कि आगे जो सूरत हाल है उसको मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर जो है वो इस्तवार कर सके। अगले बरस पाकिस्तान को कोई 43 अरब डॉलर की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इस पर रोशनी नहीं डाल रही कि वो कहाँ से आएंगे, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान की मईशत जो है जो ख़तरात जिनका इजहार किया जा रहा था उससे निकल गई है। और कल का जो बजट है पहले ही पाकिस्तानी अवाम के काफ़ी कड़ाके निकले हुए हैं, और कल का बजट जो है उसके नतीजे में मईशत का पहिया चल पाएगा, आवाम के लिए कोई रोज़गार के मौके निकल सकेंगे, कोई उनके लिए सहूलत इसमें दिखाई देगी। गो कि अब बजट का बराह रास्त उतना ताल्लुक़ नहीं रह गया, लेकिन ज़ाहिर है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क यकीनन असरअंदाज होता है। तो देखना ये है कि इस दफ़ा अशराफिया जो है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि या फिर बिलवास्ता टैक्सेशन के ज़रिए बात जो है वहीं आन खड़ी होती है, और परनाला जो है वहीं का वही रहता है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के। इसमें सलमान शाह साहब सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि जो इकनॉमिक, ज़रा हम अब पस मंज़र को छोड़ दें, गो कि इंटरकनेक्टेड ज़रूर होता है, लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इतनी डिटेल में भी जा सकें। ये फरमाएं कि कल का जो बजट आ रहा है उस बजट को आप क्या समझते हैं? मुश्किल बजट होगा, तकलीफ़ दे बजट होगा, उसमें से कोई खुशकिन पहलू निकल सकेगा? पाकिस्तान की मईशत जो है वो कोई चल पड़ेगी? आप क्या समझते हैं? देखिए नदीम, जो अभी आपने इंट्रोडक्शन दी है जिसमें इकोनॉमिक सर्वे की बात की है, उससे तो जाहिर है कि इकोनॉमी जो है वो खासी अच्छी ग्रोथ पाथ पे चल रही थी, और उसको एक किस्म का डीरेल किया गया। डिरेल क्यों किया गया? डिरेल इसलिए की हुई है
कि पाकिस्तान की एक रजीम चेंज आपने की है, जबकि एक ग्लोबल क्राइसिस था यूक्रेनियन जंग की वजह से, और उसकी वजह से तेल की कीमतें और जो गंदम की कीमतें हैं पर्टिकुलरली, ये आसमान पे चली गई। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा हिस्सा है, और एक टोटल एक्सटर्नल शॉक आया है पाकिस्तान की इकॉनमी को तेल की वजह से और फिर फूड इंपोर्ट्स की वजह से। इस दौरान जब आपको एक गवर्नमेंट इन एग्जिस्टेंस थी जो कि इन सारी चीज़ों से, उसको आप और एक नई गवर्नमेंट उसकी जगह लेके आए हैं, और पूरी दुनिया की मार्केट्स को पता लग गया कि पाकिस्तान अब स्टेबलाइज नहीं हो सकेगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट जाहिर है उसको 3-4 माह लगेंगे सेटल होते हुए, और उस असना में पाकिस्तान जो है वो की तरफ चले जाएगा। क्योंकि जैसे आप बताया, हमारे जो कर्जे हैं वो वापस करने हैं, अरबों डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, और फाइनेंसिंग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से होनी है। और जब से ये रजीम चेंज हुई है तो हमारा रिस्क प्रीमियम जो है वो जो कि 300-400 बेसिस पॉइंट्स होता था, वो एकदम शूट अप करके कोई 1600 बेसिस पॉइंट्स 1700 बेसिस पॉइंट्स पे है, जिसका मतलब ये है कि आप अपना कर्जा जो है वो रीफाइनेंस नहीं करा सकते इंटरनेशनल मार्केट्स में। यहाँ आपको कोई दोस्त ममालिक बेल आउट, और यहाँ फिर आप IMF के साथ अपना मायदा सेट करें और उसके तहत उनकी गारंटी हो और रिस्क प्रीमियम लीजिए, और आपका हो सकता है आपको आगे चल के रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े। तो आई थिंक बड़ा ब्लंडर किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है ये रजीम चेंज करके। इनको बिल्कुल समझ नहीं थी नेशनली क्या हालात हैं, और उन हालात में पाकिस्तान की नहीं शाह बड़ी साहब, रजीम चेंज तो चले, जो वो तो एक पॉलिटिकल फैसला है, लेकिन जो अमली फैसला था, मतलब इमरान खान साहब ने नहीं शिफ्ट किया, उन्हें पता लग गया था रजीम चेंज हो रही है, नहीं पेट्रोलियम प्राइसेस पास ऑन की, नहीं परचेजिंग बर वक्त की, नहीं सारा कुछ किया, उसके असरात तो आएंगे। अब ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं चलनी चाहिए ना। ये रजीम चेंज आप टाइम देखें, और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये रिस्क प्रीमियम हर रोज आता है ना, तो हमें इस दिन ये ट्रिगर ये रजीम चेंज के साथ हुआ है, और रजीम चेंज की वजह से जब 4 गुना इस प्रीमियम हो जाए, फाइनेंसिंग कैसे होगी, और सारी आपसे पीछे हट गई। अब मिफ्ता साहब जब अप्रैल थे, इनको डील नहीं डील की, क्योंकि इनके पास ना एम्पावरमेंट थी, लंदन से कुछ और कहा जा रहा था, यहाँ से कुछ और कहा जा रहा था, फिर वापस आए, उसके बाद फिर 2 महीने को मिला डील करने का, वहां वो भी आपने छोड़ दिया। तो अब अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर एम्पावर्ड नहीं है, वो काम ही नहीं कर सकता, पार्टीज होना है, तो आप क्या वो करेंगे? मैं शाह साहब आता हूँ। अच्छा, इसमें अब इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि बहैसियत सनतकार आप क्या देख रहे हैं? कल का जो बजट आ रहा है, ज़ाहिर है बहुत मीटिंग्स हुई हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से बड़ा इंटरेक्शन किया गया है, सनतकारों से बड़ी गुफ्तगू हुई है, और ज़ाहिर है ये बहुत सारी जो बैरियर्स हैं उनको दूर करने की बात हुई है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस दफ़ा कोई बेहतरी होगी, अशरफिया पकड़ी जाएगी और आवाम तक कोई रिलीफ आएगा? कोई आपको दिखाई दे रहा है बेहतरी की? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को सामने देखते हुए, और जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब की और उनके साथ में एहसन इकबाल साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब की भी थी, उन तीनों का यही कहना था कि हमारे इकोनॉमी को ओवर हीट हो गई है, उसको हमने स्लो डाउन करना है, हम लोअर जीडीपी पे जाएंगे। तो वो तो पहली बात कर रहे हैं स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमी, ठंडी कूल डाउन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। लिहाजा हमको इतने ज्यादा एक्साइटेड ना हो कि हमारे बड़े एम्बिशियस टारगेट लेके आप चल सकते हो, ये तो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि बजट में यकीनन अशरफिया पे ऊपर हार्श टैक्सेस और दूसरी मराहत वगैरह जो हैं वो खत्म करके क्रॉस सब्सिडी मॉडल की तरफ
सुनने में आया जाएगा, जो बिल्कुल एक सही बात है कि आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देते आए अब तक। और ये जो हुआ है इमरान खान साहब ने जो 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल और 5 रुपए बिजली की कीमत जो दिया, अब साथ साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे भी हटा दिए, फिर साथ साथ जीएसटी का जो परसेंटेज है वो भी कम कर दी 17% से। तो उससे एक कंपाउंड इफेक्ट जो है वो 120 अरब महाना के हिसाब से पड़ा। 4 महीने में तकरीबन 500 से ज्यादा अरब का वो जो उनको ब्लीडिंग हो गई। और साल के आगे तक जाते तो वही सबसे पहले कंडीशन ही यही थी IMF की कि ये आप विड्रॉ करें। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एमनेस्टी का भी उन्होंने कहा था, जो दोनों चीज के लिए फाइनेंस मिनिस्टर तैयार होकर आ गए। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ा जिस रफ्तार से 8.2% था टारगेट, 13% अचीव हो गया। लोग 19-20% की बात कर रहे हैं। तो महंगाई विल बी अ रियल इशू। महंगाई को वो आने वाले बजट में कैसे एड्रेस करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, स्पेस उनके पास नहीं है। और जो आपने देखा कि करंट अकाउंट का जो इसमें 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 इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या तब्दीलियां ऐसी दिखाई दे रही हैं बजट के अंदर कि जो अगर वो ग्रोथ की 5% की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं जेन में हमारे 6% ही है। तो अगर आप ग्रोथ बढ़ाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर आपकी दरामदाद बढ़ जाती हैं, उधर से ग्रोथ बढ़ती है, उधर से दरामदाद बढ़ जाती हैं और सवा सत्यानाश हो जाता है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये जो बैलेंस है ये कैसे स्ट्राइक होगा? देखिए, 2-3 चीजें तो साबित हो गई हैं। इंटरनेशनल जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसमें किसी को शक नहीं होता। पहली चीज तो यह है कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट को कर्टेल करें, पूरी हद तक कर्टेल करें, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाएं। आने वाली वक्त में मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल को मंगा के आपने $17 बिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत की बिल बना के आज 45 बिलियन का तिजारती खसारा लेके आप खड़े हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे में माना इस बात को है। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर को उन्होंने यकीनन इंसेंटिव दिए जाएंगे कल जो बजट आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर को इग्नोर करके हमने वो तमाम फूड ग्रेन जो हम एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें गेहूं है, जिसमें शुगर है, फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें दालें, आज हम सब चीजें ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ सोयाबीन की इंपोर्ट जो है वो $4 बिलियन है। तो दो चीजें तो करनी ही होगी, विलिंगली या अनविलिंगली, कि फूड ग्रेन्स को लोकली उनकी पैदावार को बढ़ाएं और वो खुद कफील हो, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। बाबा कौम ने एक ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। जुबैर साहब, आप बड़ा यहाँ पे मसरूफ़ रहे 2 दिन और तमाम मीटिंग्स के अंदर आप थे और अभी भी आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। ये फरमाइएगा कि आपको कल का बजट जो है वो कैसा दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये कोई इसमें रोशनी की किरण है? देखिए, आप रोशनी की किरण किसको कहते हैं मुझे पता नहीं। अंडर द सर्कमस्टांसेस, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा मसला है, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट बलून हो गया है, ये सारी चीजें जो है ना ऑयल की क्राइसिस की वजह से, RLNG जो है ना वो $7 $5 से वो $30 पे पहुंच गया है। तो आप कोई प्लेजेंट अगर उम्मीदें रखते हो कि कल कोई इसमें कोई ऐसी चीजें होंगी जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होंगी, तो मेरा ख्याल काम तैयारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जो है ना कल जो बजट आएगा वो कदरे सख्त होगा। लेकिन एक बात इन्होंने ये कर दी है पॉलिटिकली, इन्होंने जो बहुत ज्यादा सख्त फैसले थे उन्होंने पहले ही कर लिए। मिसाल के तौर पर पेट्रोल को बढ़ाना, गैस के रेटों के ऊपर ओवरऑल नोटिफिकेशन आना, फिर आपके बिजली के रेटों के लिए तैयार करना कौम को, ये सारी चीजें उन्होंने जो पहले कर ली। अब जो ना अब इनके पास जो कल आएगा उसमें जो टैक्सेस के अंदर जो RD लग सकती है आपकी इम्पोर्ट्स के ऊपर, जो बैंड किया है उसको मजीद उसको बैंड को लंबा किया जा सकता है, जो 2 महीने में किया था वो। और कई ऐसे इकदाम हैं जो वो मुमकिन तौर पर गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि जब आपने 6,000 जो आपने कलेक्ट किया और इस दफा का जो तखमीन आया वो 8,000 के करीब है, तो ये जो भी आपने 25% का जंप है वो नए टैक्सेस से पुराने टैक्सेस के नंबर्स में उसकी लेवी के अंदर इजाफे के साथ, उसके परसेंटेज में इजाफे के साथ ही हो सकता है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें हैं। अच्छा, मैं जुबैर साहब, मुझे ज़रा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ, आपसे शुरू करूँगा।
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ज़ुबैर साहब, ये बात कही जा रही है कि IMF के साथ अभी तक मामला चल रहा है आपके रेवेन्यू टारगेट का कि 7,225 अरब से भी वो ज़्यादा चाह रहे हैं, लेकिन जो आपको एडिशनल टैक्सेशन इसमें चाहिए होगी, क्या ये लग रहा है कि जो GST है वो बढ़ेगा, कोई रियल स्टेट टैक्सेशन की मद में आएगी, अशराफिया की मरात जो हैं उनको कम किया जाएगा? क्या आपको ओवरऑल पिक्चर क्या दिखाई दे रही है? जी, आ रही है। की मरात में भी जो है ना इजाफा, जो मरात को कम किया जाएगा, सब्सिडीज जहाँ जहाँ हैं उसके ऊपर या बिल्कुल खत्म हो जाएगी या उसको कट लगाया जाएगा उसके ऊपर, और इसके नतीजे में जो है चीजें महंगी होंगी। सबसे बड़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट बढ़ेगी। जब मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है ना वो वायबल हो जाएगी मुल्क के अंदर, जिससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। यही मैंने इनसे कहा कि आप कहीं से भी जो भी चीज लेते हैं आप रीजनली कॉम्पिटिटिव रखें। दूसरे मुल्क को अंदर आने की इजाजत जब ही हैं जब आप महंगे होते हैं और वो जो है वो सस्ते होते हैं। तो आप उसको जब तक बैलेंस नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। और अगर आप 2,000 अरब रुपए नए टैक्सेस का लेके और या पुराने टैक्सों में इजाफे से लेना चाह रहे हैं, इसमें बैंकों के ऊपर काफी इजाफा है, सुपर टैक्स भी है, तो जो है ना काफी चीजें ऐसी हैं जो कि जो ना ये इस बजट के अंदर आएंगी जो कि मुश्किल होंगी। और लेकिन हमको, मैं ये समझता हूँ, मैं तो ये कहता भी हूँ, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने जो तकरीर की उसमें भी यही मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तान जो है ना इंशाल्लाह ताला बैंकरप्ट नहीं होगा। और पाकिस्तान श्रीलंका नहीं, हम 22 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, और हमारे लिए जो है ना ये सारी चीजें हैं। और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम जो है वो हर वक्त कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होगी। मैं ज़ुबैर साहब आता हूँ। सलमान शाह साहब, मैंने ज़ुबैर साहब ने आपको इस्लामाबाद की फ़ील दे दी है, और फ़ील ये है वो 2,000 अरब एडिशनल जो आने हैं, वो कह रहे हैं दबाव आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी आएगा, और उसका फिर आगे बजट आसान नहीं होगा, मुश्किल बजट होगा, तकलीफ़देह बजट होगा। क्या कहते हैं आप? ये जैसे ये गवर्नमेंट चल रही है तो मुझे इनकी जो एक्शंस इन्होंने लिए हैं पिछले 6-7 हफ्तों में, उससे तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये बजट एक डिज़ास्ट्रस बजट होगा, क्योंकि ये जो मसला है उसको टैकल करते करते ये वो जैसे कहते हैं कि बेबी को बाथ वाटर के साथ भी फेंक देंगे। बात ये है कि आपका मसला इस वक्त ये ऑयल इंपोर्ट्स के और बिजली का मसला है। अब उसको ठीक करते करते आप इतने टैक्सों की भरमार करें कि सारी बिजनेसेस ही बैठ जाएं, बाज़ारों को 8 बजे बंद कर दें ताकि सारा जो वैल्यू चेन है उसमें एक्टिविटी ख़त्म हो जाए, और एक तरफ आप ये बैरून मुल्क कर्जे उठा रहे हैं तेल के लिए और दूसरी तरफ अपने मुल्क को भी बंद कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही एक आप तबाही फेर देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कोई आइडियाज़ नहीं है इस गवर्नमेंट के पास टू टैकल दिस सिचुएशन। मेरी नज़र में इस वक्त बिल्कुल टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए, कोई गुंजाइश ही नहीं है टैक्स इंक्रीज की। गवर्नमेंट अपने तरक्याती एक्सपेंडिचर्स को भी ख़त्म करे, क्योंकि तरक्याती एक्सपेंडिचर्स भी चोरी होती है सारी, और हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान को डेवलप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर ने करनी है, और प्राइवेट सेक्टर को आप सारी मेजर इनपुट्स भी महंगी दे रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं 2,000 अरब और टैक्सेस भी दें, तो वो तो तबाही का नुस्खा है। सो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट है कि हम इस वक्त इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं बेसिकली इसको एज एन ऑयल शॉक ट्रीट करता, अपनी मैं कंजम्पशन जहाँ पे अनप्रोडक्टिव है उसको कम करने की कोशिश करता और प्राइसेस को ऊपर जाने देता, लेकिन टैक्सेस में इंसेंटिव देता प्रोडक्शन के, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स के लिए, और अपनी इकोनॉमी को competitive में बनाता। ये बात बिल्कुल सही है, जब आप इतने टैक्सेस इस तरह के लगाएंगे तो ये सारा कुछ तो स्मगलिंग होके आ जाएगा, तो मौज तो लग जाएगी ब्यूरोक्रेट की, और वो जो हमारे बॉर्डर्स कंट्रोल करते हैं
और अंदरून मुल्क गुर्बत फैलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो आई थिंक ये बजट बड़ा ही क्रिटिकल बजट है। आई होप मिफ्ता साहब सुन रहे हैं। वो एक एक्सटर्नल जो शॉक है उसको एक इंटरनल शॉक में मत तब्दील करें। मुझे शाह साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इख्तियार बेग साहब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी मामला आम पहुंचा है। अब ये जो एडिशनल टैक्सेशन की बात हो रही है, ज़रा ये भी फरमाइएगा कि ये जो मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग भी कम की है, क्या इस ये जो टैक्सेशन आ रही है इसमें उनकी वल्नरेबिलिटी है, या आप समझते हैं कि नहीं, बैंक बड़ा तगड़ा सेक्टर है, बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, देखिए, मूडीज ने पहले तो पाकिस्तान का आउटलुक कम किया था, उसको स्टेबल से मनफी कर दिया था और रैंकिंग जो है B3 रखी थी। अब उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, उसकी जो रेटिंग होती है उसको भी मनफी करा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा क्रेडिट रिस्क बहुत बढ़ जाएगा इससे। और बीच में जो बातें हो रही थी कि फॉरेन बैंक पाकिस्तानी एफसीज खोलने के लिए डॉलर मांग रहे हैं या पैसे 100% मार्जिन मांग रहे हैं, ये सब चीजें, वैसे भी हमारे जो बॉन्ड्स हैं 2031 के 2036 के, वो 100 सेंट्स वाला 60 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है, यानी 40% उसकी ऑलरेडी वैल्यू जो है वो बॉन्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ये हमारी माशी कारकर्दगी की वजह से, IMF में अभी तक हमारा ये प्रोग्राम में एनरोल नहीं हुए उसकी वजह से, और मूडीज की रैंकिंग की वजह से हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो वहां पर क्रैश हुए हैं। जिस तरह श्रीलंका के बॉन्ड जो हैं वो डिफॉल्ट हो चुके हैं। मैं आने वाले वक्त में आपके बात का जवाब देते हुए, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंज इसलिए है कि ना ट्रेड डेफिसिट का कोई फार्मूला अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ निकाला है कि 45 बिलियन को कैसे कंटेन करेंगे, 12 बिलियन डॉलर को करंट अकाउंट के लिए उनके पास कोई मेजर्स नहीं है। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है वो हमारा 8% था, 8.5%, वो 13% पे हो गया है। 19-20% की लोग बात कर रहे हैं। ये महंगाई 19-20% जो है नेट टैक्सेस में, बिल्कुल वेल टैक्स या सुपर टैक्स बैंकों के ऊपर जो पहले भी लगाया गया था 50 करोड़ से ज्यादा की इनकम के ऊपर, उसके लगाने की बातचीत हो रही है। लेकिन इन सब चीजों से कैपिटल फॉर्मेशन और वेल्थ क्रिएशन जो होती है वो डिस्करेज होती है। मैं इसका फेवर में नहीं हूँ। और वेल्थ टैक्स वाला ऑलरेडी एक फेल मॉडल है, पूरी दुनिया में उसको लोग निकल गए हैं। उसकी प्रॉफिट के ऊपर जो है, जो होता है टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब इसमें जो हमें आने वाले वक्त में नजर आ रहा है वो मैं समझता हूँ और करना चाहिए उनको, वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पे जोर दें, फर्नेस ऑयल से जान छुड़ाएं, मुतबादिल तवानाई के ऊपर फोकस रखें, उसमें इंसेंटिव दें, सोलर पैनल के ऊपर सेल टैक्स खत्म करें ताकि लोग अपने घर के गीजर में, अपने घरों में छोटे छोटे यूनिट लगा सकें और उससे हमारी बिजली की कंजम्पशन और मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल जो डीजल का है, फर्नेस ऑयल का, उससे हम बच सकें। जो खाने पीने की अशियां हैं उस पर भी आपको जाना होगा। इस बार प्रोडक्शन टारगेट्स उनके अचीव नहीं हुए हैं। कॉटन का जो प्रोडक्शन टारगेट था वो 8.5 बिलियन का मुश्किल वो कह रहे हैं कि टारगेट हुआ है, जबकि हमारी 13 बिलियन की कॉटन का टारगेट और 13 बिलियन हमने अचीव की थी। ये ग्रोथ नहीं है, ये ऑलरेडी 13 बिलियन हम अचीव कर चुके हैं। कॉटन की जब आप प्राइसेस इससे बढ़ेंगी, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो इंपोर्ट के ऊपर बोझ आपका बढ़ेगा। तो जो चीजें हम लोकल प्रोड्यूस करके खुद कफील हो सकते हैं उस पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं आता हूँ इख्तियार बेग साहब। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये फरमाइएगा एक दफ़ा फिर कि आप जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या तजावीज़ दी हैं? क्या अगर इस तरीके से आप ये नहीं समझते
कि मईशत जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी, मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे बजाय इसके कि उनमें कोई कमी आ सके? देखिए, ये बात हमेशा गवर्नमेंट की समझ में नहीं आती। कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स हैं कि वो जब वो कहते हैं कि इकोनॉमी हीटअप हो गई, इसको कूल डाउन करना है, हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दें और जो है ना इम्पोर्ट के ऊपर कोई खदगन लगा दें, तो शायद ये कूल डाउन हो जाएगी इकोनॉमी और हमारा काम और हमारा पहिया चल जाएगा, विच इज नॉट ट्रू फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो करंट इकोनॉमी है वो बड़ा पार्ट प्ले करती है। वो उसकी वजह से जो है ना हम जो पिछले 2008 का क्राइसिस था, तो बड़े बड़े पंडित कहते थे इकोनॉमी की जो है करंट इकोनॉमी की वजह से हम बच गए। तो ये जो है ये इस बात को जब आप देखते हैं, तो हमने जो वहां जाके जो बातें की हैं 4 दिन 3 दिन, वो हमने ये बात की है कि देखें, आप अगर रीजनली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इनपुट्स नहीं देंगे, इनपुट्स के अंदर रॉ मटेरियल भी है, गैस भी है, बिजली भी है। मैं नहीं मांगता, मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप मुझे फुटबॉल खेलने का कह रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड में, उसके अंदर तो पोल ही नहीं होता, मैं गोल कहां करूंगा? ये जो ना, इसमें आप देखिए कि अगर आप मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, आप हमसे हमेशा पूछते हैं कि देखो बांग्लादेश कल आया और कहां पहुंच गए, आप क्या कर रहे हैं? तो वो मेरा जवाब ये है कि वहां 3.2 सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ, $3.2 की आज भी गैस है, और आप मुझसे बात कर रहे हैं कि आप जो है $13 की, $14 की गैस ले लो और $7-8 की गैस ले लो। नहीं, इसमें मोती वाला साहब ये सवाल नहीं किया गया कि ये 2000 अरब की जो इजाफी टैक्सेशन है ये कौन बर्दाश्त करेगा? देखिए, इसकी लंबी लिस्ट है, उसमें ज्यादातर जो टैक्स है वो मिसाल के तौर पर जो है ना आपकी इम्पोर्ट के ऊपर बढ़ेगा, और कई चीजों के ऊपर जो है ना जो उन्होंने टैक्सेशन बढ़ाया, जिसका डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है वो जनरल पब्लिक पे ही आएगा और खासकर जो है ना मुतवसत तबके के ऊपर बड़ा उसका असर आएगा। लेकिन आपके पास इसकी IMF ने सारे टारगेट सेट किए, IMF ने कहा ये करो, हम तो ये करेंगे, लेकिन अगर आप IMF को साइन नहीं करते तो उसकी जो मेरी नजर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद है। मेरे पास चूंकि 1 मिनट रह गया है, शाह साहब ये फरमाइएगा कि 1 मिनट है, ये तो फिर अगर आप GST बढ़ा रहे हैं तो ये तो आप ला रहे हैं अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर। बात ये है कि हमें अपने अखराजात कंट्रोल करने चाहिए, जिसमें जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें PSDP और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी कोई रीज़न नहीं है कि हम 2100 अरब का ये डेवलपमेंट प्रोग्राम करें, जब हमें पता है कि ना तो हमारे सियासतदान जो हैं उनमें इतनी कोई महारत है इतना पैसा डेवलपमेंट के लिए खर्च करना, और ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये पैसा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको कट डाउन करना चाहिए ड्रामेटिकली, सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीशन के करीब हैं उनको मुकम्मल करें, कोई नया प्रोजेक्ट ना शुरू करें, और प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करें। इनके ऊपर अगर आपने टैक्सेस का भी बोझ डाल दिया, बिजली का भी बोझ डाल दिया, पेट्रोल का भी बोझ डाल दिया, फिर आप इनको एक्सपोर्ट्स भी नहीं करने देंगे, तो कैसे ये काम चलेगा? सो आई थिंक इसको इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से हर चीज़ को देखना चाहिए कि हमारा पहिया चलता रहे। और इस वक्त एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, और वो है यूक्रेन की जंग की वजह से तेल की कीमतें, उसको हम मैनेज करें, ठीक है, उसको हो सकता है क्या वो करें। शाह साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, और बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।